नमस्कार मित्रों, मैं कमल फौजदार पेडागोजी विद कमल फौजदार यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अपन अब नया टॉपिक पढ़ेंगे सतत समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन। जो मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक का ही एक छोटा सा हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से ही पता चल रहा है, सतत यानी निरंतर, समग्र पूरा, व्यापक बड़ा यानी निरंतर चलने वाला, समग्र पूरा, व्यापक बड़ा यानी बच्चे से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना, यानी बच्चे को आधार मानकर मूल्यांकन करना है और बच्चे से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना है। इंग्लिश में कहते हैं इसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, शॉर्ट में कहते हैं सीसी। सीसी की शुरुआत सन 1967 में अमेरिका में स्क्रीवेन के द्वारा की गई। स्क्रीवेन के द्वारा की गई। सीसी का मुख्य उद्देश्य, ये मित्रों पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीसी का जो मुख्य उद्देश्य है, सीसी का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है। बच्चे का सर्वांगीण, सर्व प्लस संगीण यानी बच्चे से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना। बच्चे का सर्वांगीण विकास है। देखो मित्रों, अमेरिका में सतत एवं समग्र व्यापक मूल्यांकन चल रहा था जिसका उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो भारतीयों ने देखा कि क्यों ना सतत एवं समग्र मूल्यांकन को अपने देश में लागू किया जाए, जिससे अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो यह ध्यान में रखते हुए सीसी की सर्वप्रथम जो चर्चा की थी उसी टाइम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो दूसरे नंबर की शिक्षा नीति थी, उसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की चर्चा की गई। तो सीसी की सर्वप्रथम चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई। सीसी को एनसीएफ 2005 के तहत भारत में लागू किया गया। मित्रों अब सुनो थोड़ा सा, ये जो एनसीएफ 2005 है इसका एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। मित्रों ये कोई विलय अधिनियम नहीं था। इसमें क्या हुआ कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को चुना गया और देश में से शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविदों को बुलाया गया और उनसे बाल केंद्रित शिक्षा पर सुझाव मांगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और हम बाल केंद्रित यानी बालकों के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार बालकों को प्रदान कर सकते हैं, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा पर सुझाव मांगे और उन्हीं सुझावों को एक पत्र में लिख दिया और वही पत्र का नाम दे दिया एनसीएफ 2005। तो ये है मित्रों एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के तहत लागू किया गया। भारत में
सर्वप्रथम सीसीई को सीबीएसई ने यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 9th क्लास के लिए अक्टूबर 2009 में शुरुआत की 10th क्लास के लिए। ये मित्रों कई बार पेपर में सवाल पूछा जाता है कि 10th क्लास के लिए सीसी की शुरुआत कब की गई। तो 10th क्लास के लिए सीसी की शुरुआत 10th क्लास के लिए सीसी की शुरुआत सत्र 2010-11 में की गई। सत्र 2010-11 में की गई। सत्र 2010-11 में की गई। इससे आगे देखो मित्रों, अब देख लेते हैं सीसी के तहत परीक्षाओं का क्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। सीसी के तहत परीक्षाओं का क्रम। मित्रों, परीक्षा दो प्रकार की होती हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव और समेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक या निर्माणात्मक। रचनात्मक या निर्माणात्मक, और इसको बोलते हैं सारांशात्मक या योगात्मक। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है यहां से कि वह कौन सी परीक्षा है जो सत्र के बीच बीच में आयोजित की जाती है। तो वो होती है फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक या निर्माणात्मक। जो सत्र के बीच बीच में आयोजित होती है वो फॉर्मेटिव कहलाती है, और जो सत्र के अंत में आयोजित होती है वो समेटिव कहलाते हैं। एक बार लिख लेते हैं, सत्र के बीच बीच में आयोजित। सत्र के बीच बीच में आयोजित, और ये होती है सत्र के अंत में। सत्र के अंत में आयोजित। सत्र के अंत में आयोजित। देखो मित्रों, अपन इस प्रकार से कह सकते हैं, जो फॉर्मेटिव होते हैं वो तो टेस्ट होते हैं, और समेटिव होते हैं जो हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम होते हैं। टेस्ट होते हैं 4। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 3 दिए थे, 3 होते थे, लेकिन सीबीएसई ने सीसी के थ्रू 4 टेस्ट कर दिए हैं, और प्रत्येक का अंकवार होता है 10%। तो टोटल कितना हो गया? 40%। और हाफ ईयरली या ईयरली समेटिव होते हैं 2, प्रत्येक होता है 30%। तो टोटल कितना हो गया? 60%। और ग्रांड टोटल कितना हो गया? 100%। तो मित्रों देखो, परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक या निर्माणात्मक, और समेटिव को बोलते हैं सारांशात्मक या योगात्मक। वे परीक्षाएं जो सत्र के बीच बीच में आयोजित होती हैं वो फॉर्मेटिव कहलाती हैं, और वे परीक्षाएं जो सत्र के अंत में आयोजित होती हैं वो समेटिव कहलाती हैं। फॉर्मेटिव 4 होती हैं, प्रत्येक का अंकवार होता है 10%, टोटल होती हैं 40%। और समेटिव होती हैं 2, प्रत्येक का अंकवार होता है 30%, और जो अंकवार होता है वो होता है 60%। तो मित्रों अब इससे आगे देखते हैं कि ये तो था केवल एक समझाने वाला डायग्राम। अब इनका क्रम देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे आयोजित होती हैं।
पहले होती है फॉर्मेटिव फर्स्ट। फॉर्मेटिव फर्स्ट जिसका अंकवार होता है 10%। उसके बाद होती है फॉर्मेटिव सेकंड जिसका अंकवार होता है 10%। उसके बाद होती है फॉर्मेटिव फर्स्ट, सॉरी समेटिव फर्स्ट जिसका अंकवार होता है 30%। उसके बाद आती है फॉर्मेटिव थर्ड जिसका अंकवार होता है 10%। उसके बाद फॉर्मेटिव फोर्थ जिसका अंकवार होता है 10%। और लास्ट होता है समेटिव सेकंड जिसका अंकवार होता है 30%। टोटल होता है 100%। तो पेपर में पूछता है फॉर्मेटिव फर्स्ट का अंकवार है तो कितना आएगा 10%। कोई से ही पूछे पेपर में, कोई से ही फॉर्मेटिव पूछे तो 10% आएगा और कोई से ही समेटिव पूछे तो 30% आएगा। अब इससे आगे चलते हैं मित्रों, सीसी के तहत ग्रेडिंग का क्रम और देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सवाल बनता है, पॉपुलर सवाल है, कई बार पेपर में देखा गया है, पूछा ही जाता है ज़्यादातर। सीसी के तहत ग्रेडिंग का क्रम, ये वो क्रम है जो पहले चलता था, अब इसमें संशोधन कर दिया है, उसको भी मैं इसके साथ बताऊंगा। जिस बच्चे ने 91 से 100 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, A1 या A प्लस। जिस बच्चे ने 81 से 90 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, A2 या A। जिस बच्चे ने 71 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, B1 या B प्लस। जिस बच्चे ने 61 से 70 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, B2 या B। जिस बच्चे ने 51 से 60 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, C1 या C प्लस। यानी 1 को प्लस से इंडिकेट किया गया है और 2 को केवल उस अक्षर से ही, आप समझ जाना। जिस बच्चे ने 41 से 50 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, C2। जिस बच्चे ने 33 से 40 के मध्य, यानी पास कितने पे होता है 33 पे, तो उसकी ग्रेड आएगी D। और जिस बच्चे ने 21 से 32 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, E1, क्योंकि रिजल्ट, बच्चा भले ही फेल हो जाए रिजल्ट तो बनाना ही पड़ता है। और जिस बच्चे ने 00 से 20 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं, E2। तो मित्रों एक बार रिपीट कर देता हूं, जिस बच्चे ने 91 से 100 के मध्य अंक प्राप्त किए हैं उसकी ग्रेड होती है A1 या A प्लस। जिस बच्चे ने 81 से 90 के मध्य प्राप्त किए हैं उसकी होती है A2 या A। जिस बच्चे ने 71 से 80 के मध्य प्राप्त किए हैं, B1 या B प्लस। 61 से 70 B2 या B। 51 से 60 C1 या C प्लस। 41 से 50 C2। 33 से 40 D और 21 से 32 E और 00 से 20 E2। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मित्रों कि जिस बच्चे के इतने नंबर आए वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो क्योंकि नंबर हमेशा पूर्णांक में देते हैं, आपको ध्यान होगा कि जब आपके टेस्ट में 2.5 नंबर आते थे तो 3 हो जाते थे, तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। और 51 किस में आएगा, C1 में। अब जो न्यू ग्रेडिंग प्रणाली है उसको देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। न्यू के तहत क्या रखा गया है कि जिस बच्चे के नंबर 80 प्लस हैं, 80 या 80 प्लस हैं, उसकी ग्रेड आएगी A। जिस बच्चे के 65 से 79 हैं उसकी ग्रेड आएगी B। और जिस बच्चे के 50 से 64 हैं उसकी ग्रेड आएगी C। और जिस बच्चे के 35 से 49 हैं उसकी ग्रेड आएगी D। और जिस बच्चे के 35 से कम है, 35 से कम है उसकी ग्रेड आएगी
ए। तो नई ग्रेडिंग प्रणाली ये रखी गई है, पुरानी ये है। कहीं से भी सवाल आए तो आप देख लेना मित्रों। तो ये थी ग्रेडिंग प्रणाली। इससे आगे अपन देखते हैं कि सीसी के मुख्य उद्देश्य। तो सीसी के मुख्य उद्देश्यों से पहले अपन एक राजस्थान के संदर्भ में हल्की सी झलक और देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे सीसी के उद्देश्य। तो देखो मित्रों, राजस्थान में सीसी की शुरुआत पायलट योजना के तहत मई 2010 या फिर सत्र 2010-11 में जयपुर एवं अलवर के 60 विद्यालयों में 1 से 5 तक के लिए की गई। 1 से 5 तक के लिए की गई। ये तो था प्रथम चरण। द्वितीय चरण देखो। द्वितीय चरण में राजस्थान में 2012-13 में 178 ब्लॉक में 6 से 8 तक के लिए की गई। और तृतीय चरण 2013-14 में राजस्थान के 9 ब्लॉक में की गई। तो मित्रों, राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी ये थी सीसी की जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में। अब लास्ट हेडिंग देखते हैं कि सीसी के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उनको देख लेते हैं। इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग है, अपनी लास्ट हेडिंग बची हुई थी सीसी के मुख्य उद्देश्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बात करें तो उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से अपने के काम के कितने वही मैंने लिखे हैं जो पेपर में आते रहते हैं। जैसे वो सवाल पूछे कि सीसी के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला दे बच्चे का सर्वांगीण विकास, दूसरा दे मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, तीसरा दे रटने की बजाय समझाने पर बल देना, और चौथा दे उपयुक्त सभी। तो आपको कौन सा लगाना है मित्रों? उपयुक्त सभी। अगर वो इनमें से एक दे, वो पूछे कि सीसी का मुख्य उद्देश्य है, एक इनमें से दे और 3 कहीं अलग से दे, तो आप पहचान ही जाओगे, क्योंकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इतनी तो समझ शिक्षक में होती ही है। तो देखो मित्रों, सीसी के जो मुख्य उद्देश्य हैं, सबसे पहला समझते हैं कि मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना। यानी मूल्यांकन को नियमित पढ़ाने के बाद प्रत्येक टॉपिक का यानी प्रत्येक हेडिंग का मूल्यांकन करना कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है, और बच्चे से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। रटने की बजाय समझाने पर बल देना। बच्चे को रटाओ मत। एनसीएफ 2005 भी यही कहती है कि बच्चे को रटाओ मत। आरटी 2009 भी कहती है कि बच्चे को रटाओ मत, क्या करो, समझाओ। क्योंकि बच्चे को समझ में आएगा तो लॉन्ग
लॉन्ग टाइम तक उसको याद रहेगा और उसका मानसिक दबाव कम होगा। बच्चे को रटाना नहीं है, समझाना है। मूल्यांकन में निदान एवं उपचार को प्रोत्साहित करना। निदान और उपचार का मतलब है जैसे आपने मूल्यांकन किया, जो बच्चे को नहीं आया है, क्यों नहीं आया, गलती के कारण का पता लगाना निदान होता है। आपको पता चलेगा कि बच्चे के समझ में इसलिए नहीं आया, फिर आप उस गलती को दूर करेंगे, और दूर करना क्या होता है, उपचार होता है। सतत समग्र एवं मूल्यांकन में विद्यार्थियों की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रखना। एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड होता है, बच्चे ने कितना सीखा, कितना और सिखाना है। और लास्ट है विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना। कई बार आपने देखा होगा कोई कितना ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, परीक्षा का नाम आते ही उसके दिमाग में दबाव और असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इसके लिए क्या हुआ, बार बार अपन पेपर लेंगे, बार बार परीक्षा लेंगे तो वो भय से मुक्त होगा और पेपर के परीक्षा के नाम से वो डरेगा नहीं। तो ये थे सीसी के मुख्य उद्देश्य। इन्हीं उद्देश्य के साथ सतत समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन टॉपिक समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पेपर में इस टॉपिक से अवश्य ही लाभ मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है।